हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीटी ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज़ के 2019 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक महत्वपूर्ण तत्व है? इसका आंसर है सी। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन 46.6% सबसे प्रचुर तत्व है। इसके बाद सिलिका 27%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5% मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी की परत में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि तत्व भी मौजूद हैं। 22 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें तो ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कौन क्या लिखा है, लाइक सही है या सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन बहुत गलत करा देते हैं, जिसे हम ध्यान नहीं देते जल्दी जल्दी में, लेकिन ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मिलान देखते हैं। स्लेट बलुआ पत्थर, संगमरमर चूना पत्थर, शिस्ट सेल, क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर यानी इन चारों में से गलत है स्लेट बलुआ पत्थर। स्लेट का सही मिलान होगा शेल चट्टान, शिस्ट का बेसाल्ट चट्टान, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल होता है? आंसर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। इसका रंग काला होता है। इसमें अन्य कोयले की तुलना में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक यानी 93.50 होती है तथा वाष्पशील पदार्थों की मात्रा यहाँ पे नगण्य होती है। एंथ्रेसाइट कोयला पृथ्वी के सबसे पुराने भूगर्भिक संरचनाओं से प्राप्त किया जाता है। इसका खनन बहुत ही कठिन होता है। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो ग्रहों में सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसका परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। जबकि मंगल की बात करें तो इसका परिभ्रमण समय 25 हार्स होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दी थी? इसका आंसर है डेविस WM। अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना WM ने दी थी। इन्होंने सामान्य अपरदन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जैसे तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण। इन्होंने बताया कि नदी का प्रधान कार्य सतह के ऊपर की विषमताओं को दूर करके समतल स्थापना करना है। इसके लिए नदी उत्थित स्थल खंडों को काटकर उसे नीचा करके आधार तक लाने का प्रयास करती है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नंबर ए, नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। बी, नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। सी, नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। डी, जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर आती है। इसका आंसर है सी, नदी पर जब भार बढ़ जाता है तो अपरदन क्षमता नदी की कम हो जाती है। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में जैसे अपरदन, परिवहन और निक्षेप करती हैं। यदि अपरदन का कार्य अवसाद भार और आकार पर निर्भर करता है, यानी नदी का अपरदन अवसाद के भार और आकार पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ महीन या छोटे हैं तो वे स्थगन में चलते हैं और अपरदन कम करते हैं। यदि अवसाद बड़े हैं तो वे लुढ़क कर और अधिक अपरदन करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर है सी, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। जल की स्थिर व विशाल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी है झील कहलाती है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें फिनलैंड में पाई जाती हैं। फिनलैंड यूरोप में
उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसलिए फिनलैंड में इतनी ज़्यादा झीलें पाई जाती है, इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी झील है साइमा। यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है, यानी साइमा जो है फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? नदी विसर्ग, प्राकृतिक बांध, संदूर, याजू। इसका आंसर हो जाएगा संदूर। नदी के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेप। निक्षेप के द्वारा ही नदी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। नदी जब सीधी न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती है तो इन्हीं मोड़ को नदी विसर्ग कहते हैं। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांधों को, जो कम ऊंचाई के कटक के समान होते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे लिखे कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1, लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। लोयस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव हुआंग हो घाटी में पाया जाता है। लोयस मिसिसिपी घाटी, पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4 सब सही हो जाएंगे। पवन द्वारा निक्षेपित मैदान 2 तरह के होते हैं, एक है रेतीला और दूसरा है लोयस। लोयस मैदान प्रायः मरुस्थल से दूर निर्मित होता है। मरुस्थल भागों से आने वाली आंधियाँ या हवा अपने साथ मिट्टी और रेत के कणों को दूर उड़ाकर ले जाती है, जहाँ उनकी गति मंद हो जाती है। वहीं इनका निक्षेपण होकर लोयस मैदान का निर्माण होता है। लोयस एक जर्मन शब्द है। ये राइन घाटी की बारीक मृदा के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन के शेंशी प्रांत में हुआंगहो घाटी में लोयस का सबसे बड़ा जमाव हुआ है। लोयस मिसिसिपी घाटी के दोनों ओर, पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड में भी पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ भी देखिए आगे सत्य नहीं है, इसको हम ध्यान देंगे। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। स्वेस की, ये याद रखेंगे, स्वेस की संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टान के नीचे 3 परतों का उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः सियाल, सीमा, निफे हैं। सियाल की मोटाई 50 से 300 किलोमीटर, सीमा की मोटाई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, जबकि नीचे जो कि निफे है, ये पृथ्वी की केंद्रीय परत इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल शब्द संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लेशियर से। भूमि विज्ञान में 2 पर्वतों के बीच कटक का सबसे निचला स्थान कॉल कहलाता है। ये ग्लेशियरों द्वारा लाखों वर्षों में काटकर बनाई गई एक स्थलाकृति है। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इस तरह के मार्ग को दर्रा या कॉल भी कहते हैं। आल्प्स पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित अनेक कॉल मिलते हैं। जैसे हम भारत में भी देखेंगे, हिमालयी पहाड़ियों के बीच जो दर्रे होते हैं उनसे रिलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। इसका आंसर 1 या दोनों सही हो जाएगा। बहता हुआ जल विशेषकर नदियाँ अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्यों द्वारा अपने स्रोत से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। अपरदन चक्र का विचार सबसे पहले अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने 1889 में प्रस्तुत किया था।
अपर्दन के अन्य कारक हैं ग्लेशियर, पवन और भूमि के जल स्थानीय रूप से प्रभावित होते हैं। अब तक आपने 30 से 32 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमें रिपीटेड क्वेश्चन जैसे रिपीटेड टॉपिक नदी, अपर्दन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस टॉपिक को अपने नोट्स में स्टार मार्क्स लगाइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। ए है भूमध्य रेखीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, या शांत पवन पेटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुदाब वाले अभिसरणी परिसंचरण तंत्र होते हैं। ये कर्क और मकर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उत्पन्न होते हैं। इन अक्षांशों की मेखला में पूर्वी व्यापारिक हवाओं तथा विश्वत महासागरीय धाराओं के प्रभाव में ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हम बात करें तो ये रही भूमध्य रेखा, यहाँ 30 और ये रहा 30। ऐसे ही पूर्व से ये पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है, यानी भूमि से घिरा हुआ कौन सा देश है, जिसे लैंडलॉक कंट्री भी बोलते हैं। इसका आंसर है सी, हंगरी। मध्य यूरोप का देश हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, क्योंकि ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्लोवाकिया, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, पूर्व में यूक्रेन और दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया है। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। ये जो भी लोकेशन वाले क्वेश्चन है, इसको आप एक मैप लेकर सभी को लोकेट करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35। यदि भूमध्य रेखा पर सौर्य ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों में यह होगा। इसका आंसर हो जाएगा 42%। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के पास होती है तथा ध्रुवों पर यह 42% रह जाता है। अक्षांश यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 90 तक, और जिसका परसेंटेज है 0 पे 100, फिर 10 पे 99, ऐसे ही ध्रुवों पे यानी 90 डिग्री पे 42% रह जाता है। ये सारणी याद कर लेंगे बीच, जैसे ये 40% का याद कर लिए, 60% का याद कर लीजिए, 60 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 है। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी देखिए आ गया सही नहीं है। इसे हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत क्वेश्चन कराते हैं। इसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ए, यह समताप मंडल में गति करता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है। यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह समताप मंडल में गति करता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट दिशा की ओर प्रवाहित होने वाले परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसका परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। 37 क्वेश्चन है। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है। आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। हमें लगता है कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्क रेखा पे हमें
ज़्यादा तापमान मिलता है। इसका रीज़न जानेंगे। सामान्य रूप से धरातल पर सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। सूर्य तप की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता है। इस कारण अधिकतम तापमान प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांश रेखा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। जैसे यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री पर है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक स्थल खंड है, जिससे कर्क रेखा के आसपास अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसको हम मार्क करेंगे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? इसका आंसर है मानसून पवने। मानसून पवने एक मौसमी पवने हैं। ये वे पवने हैं जिसकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, जिससे ये ग्रही पवनों के लिए अवरोध मानी जाती है। अश्व अक्षांश, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जैसे ये 35 डिग्री हो गया, ये 35, तो ये वाला एरिया जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की स्थिति में पाई जाती है। यह पेटी व्यापारिक और पछुआ दो धरातली हवाओं के बीच विभाजन का कार्य करती हैं। पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है, जिस कारण प्रचंड झंझा चलती है। इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश में गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चीखती साठा के नाम से पुकारा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? 40 डिग्री, जैसे चालीसा यहाँ पे है, ये रहा चालीसा, तो 40 डिग्री अक्षांश हो गया। 50 डिग्री पे पचासा, 60 डिग्री पे चीखती साठा। इजी है याद करना, हम शब्दों से याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 39 पे। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है? इसका आंसर हो जाएगा भूमि। समुद्र के खारेपन अथवा सागरीय लवणता का मुख्य कारण भूमि है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, तो उस पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी, है ना। पपड़ी के विघटन एवं वियोजन के कारण अपर्दन द्वारा लवण सागर में पहुंचने लगे, जिस कारण सागर की लवणता में वृद्धि हुई। ज्वालामुखी के राख से भी लवणता में वृद्धि होती है, और भी बहुत सारे रीजन हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे भी देखिए सत्य नहीं है, इसको हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टॉरस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। कुकू जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों को अलग करता है। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे लिख देंगे गलत क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, ऐसे हमें याद रहेगा। तो इसका गलत आंसर है डी, ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीप है। न्यूजीलैंड मुख्यतः दो द्वीपों में विभाजित है, जो कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड दो मुख्य द्वीपों के अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे द्वीपों से भी मिलकर बना है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल तल और भित्तियों का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42, निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है?
इसका आंसर हो जाएगा ए यानी समुद्री गाय। अब आपको लग रहा होगा कि समुद्री गाय तो समुद्र में रहती है तो शाकाहारी कैसे हुई, बट ये शाकाहारी है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि गाय जो है पृथ्वी पे जो रहती है वो भी शाकाहारी है, तो समुद्र वाली गाय भी शाकाहारी है। समुद्री गाय डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री जीव है जो पूरी तरह शाकाहारी होता है और समुद्र में केवल पत्ते और समुद्री घास जैसी शाकाहारी चीजें ही खाता है। यह विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों के जल में पाया जाता है। ये डुगोंगिडाए नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है। इसकी कुल स्टेलर नामक समुद्री गाय भी थी। इसकी कुल की स्टेलर नामक समुद्री गाय भी थी जो 18वीं शताब्दी में ही शिकार के कारण विलुप्त हो गई। 43 कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ भी लिख देंगे रॉन्ग आंसर, यानी हमें रॉन्ग आंसर पता लगाना है। महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 होती है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी की पपड़ी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। पपड़ी यानी परपटी। इसके विघटन व वियोजन द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप सागरों की लवणता में वृद्धि होती है। सागरीय जल की औसत लवणता 1000 ग्राम में 35 ग्राम होती है। सागरीय लवणता से जल के घनत्व में वृद्धि होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लवणता बढ़ती है तो जल का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 जर्मनी में हिमघर को कहा जाता है। इसका आंसर है कार। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों में सर्क या हिमगह्वर सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रायः हिमानीकृत पर्वतीय भाग में मिलते हैं। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी के आकार का होता है जिसमें जल भर जाने के कारण झील का निर्माण होता है। कुछ इस टाइप से होता है। सर्क को जर्मनी में कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्लास में इतना बहुत है, बाकी इसके बाद आप रिवीजन करते रहिएगा। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। एक चना, गेहूं, बाजरा। इनमें से बताना है कि कौन सी फसल वर्षा सिंचित फसलें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3 बाजरा। वर्षा सिंचित फसल उन्हें कहा जाता है जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहती हैं। लगभग 60% कृषि वर्षा सिंचित फसलीकरण के अंतर्गत आती हैं। वर्षा आधारित कृषि अत्यंत जटिल, विविध और जोखिमपूर्ण है। बाजरा एक प्रमुख वर्षा आधारित फसल का ही उदाहरण है। वह बाजरा की फसल शुष्क दशाओं में पैदा किया जाता है, यानी ये उन क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है जहाँ पे वर्षा की कमी है या पानी की कमी है। जैसे राजस्थान, अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में बाजरा की कृषि की जा सकती है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह भौतिक पदार्थ जो भूमि के अंदर खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, धात्विक और अधात्विक। यूरेनियम का सबसे उत्पादक देश कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसको मार्क करिएगा। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मोरक्को। पेट्रोलियम के भंडारण के लिए वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब अमीरात, रूस, लीबिया, नाइजीरिया आदि राष्ट्र प्रमुख हैं। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, ईरान आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। एस्किमोज तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी बी आंसर। प्राचीन काल में जब काफी अधिक क्षेत्र में वन हुआ करते थे, तब प्राचीन शिकारी अपने शिकार से पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार में संतुलन बनाए रखते थे, जबकि आधुनिक काल में वन क्षेत्र के कम होने के कारण जहां वन्य पशु संसाधन कम हुए हैं, वहीं आधुनिक शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार किए जाने से भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त एस्किमो पारंपरिक रूप से शिकारी और मछुआरे रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में विस्थापन तथा सामाजिक सुविधाओं के विकास के साथ अब वे तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। 49 क्वेश्चन आएंगे। 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता, यानी इसमें जो मैच नहीं कर रहा है उसको बताना है। अक्सम्बो घाना हुअर बांध यूएसए, कुरोबे गावा बांध जापान, वारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी वारगेम्बा। जो वारगेम्बा ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। अक्सम्बो घाना हुअर यूएसए, कुराबे गावा जापान। 50 क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। किलिमंजारो पर्वत स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। यह दुनिया का सबसे लंबा, मुक्त और खड़ा पर्वत है। इसके 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, मवेंजी और शिरा है। तो दोस्तों, ये रहे आज के टॉप PYQs। अगली क्लास में मिलते हैं नए सवालों और आसान तरीकों के साथ। तैयारी में फ्यूल चाहिए तो याद रखिए GS फ्यूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।